Hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we have started this video series that goes by the name of Anthro Talks. इसके अंदर हम जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे. So basically इसके अंदर क्या किया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है और एक दिन बाद जो है जो भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो सवाल होते हैं उन सवालों को जो है डिस्कस किया जाता है. ठीक है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. चलिए शुरू करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव दीज टू प्रोग्राम्स दैट आर गोइंग ऑन. वन इज द फाउंडेशन कोर्स दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड वन इज द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम. सो प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS Academy ऐप एंड चेक देम आउट. ठीक है. सो द डे 19th क्वेश्चन, दीज वर द डे 19th क्वेश्चंस. क्रिटिकली डिस्कस द मेंडलियन प्रिंसिपल्स इन मैन. ठीक है. अब देखो हर एक चीज़ को जो है वो आपने प्रॉपरली देखना है. दिस इज़ द कीवर्ड, क्रिटिकली डिस्कस. ठीक है. आपने जो है डिस्कशन के साथ साथ उस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी करना है. द मेंडलियन प्रिंसिपल्स इन मैन. तो ये इसकी जो बॉडी है वो दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए. पहला पार्ट है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेंडलियन प्रिंसिपल्स. मेंडलियन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं. ठीक है. जो दूसरा पार्ट होना चाहिए दैट इज़ मोर अबाउट द क्रिटिसिज्म और द एक्सेप्शंस, कि कहाँ कहाँ पे इंसान के अंदर जो है वो मेंडलियन प्रिंसिपल्स आप नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है. गॉट द पॉइंट. एंड देन आफ्टर द होल एनालिसिस आपको जो है वो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनाना है. कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कि आपका क्या स्टैंड है इसके रिगार्डिंग. ठीक है. दैट इज कंक्लूजन. ओके. So you can divide your answer into three parts: intro, body and conclusion. तीन पार्ट्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर दीजिए अपने आंसर को. इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट अगेन आपका जो सवाल का क्रक्स है, जो आपका आप मटेरियल लिखने वाले हो उसका जो क्रक्स होगा दैट यू हैव टू राइट इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट. उसको आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर जो है वो समेट के लिखना है. ठीक है. सो द मेंडलियन प्रिंसिपल्स इन द इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप जो लिखोगे वो ये होगा कि द मेंडलियन प्रिंसिपल्स इन मैन इट हैव बीन डिस्कस्ड बाय, किन किन लोगों ने डिस्कस किया है. बटनर जानुश. ठीक है. इन बटनर जानुश ने डिस्कस किया है. आपके पास जो विलियम बेटिसन ने डिस्कस किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. जो बेसिकली जो मेंडलियन जेनेटिक्स के लोग हैं जैसे विलियम बेटिसन हो गए, बटनर जानुश हो गए. बटनर जानुश का किसके अंदर काम है, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, ABO ब्लड ग्रुप्स के अंदर बटनर जानुश का काम है. विलियम बेटिसन का काम जो है वो वैसे तो प्योर जेनेटिक्स के अंदर है, लेकिन उन्होंने मेंडलियन प्रिंसिपल्स को जो है वो मैन के अंदर अप्लाई या फिर बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अप्लाई करने की जो है वो कोशिश की है. तो इन लोगों के, खास करके इन दो लोगों के नाम जो है वो लिखने इंपॉर्टेंट है. बाकी जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं दैट यू कैन राइट. ठीक है. सो इन लोगों ने पहले तो जो है वो एप्लीकेबिलिटी डिस्कस की है ऑफ द मेंडलियन प्रिंसिपल्स इन मैन. पहली एप्लीकेबिलिटी जो है इट इज़ इन द लीथल एंड सबलीथल जीन्स. लीथल एंड सबलीथल जीन्स. ठीक है. और एंड इवेंचुअली लीडिंग अप टू द जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो इसके साथ जो है वो हम करते हैं. सो कोई भी एक केस ले सकते हैं आप. एपेलोया का केस ले सकते हैं, हंटिंगटन का केस ले सकते हैं, जो भी आप केस लेना चाहते हैं आप उनका जो है वो केस लेके उस चीज़ को समझा सकते हैं. देन उसके बाद इट इज़ also doable और it is also applicable in the paternity disputes. पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के अंदर भी जो है वो मेंडलियन प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं. खास करके ABO ब्लड ग्रुप्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, सो एज टू रूल आउट सर्टन केसेस. ठीक है. सो इस तरह से आप जो है वो एप्लीकेशन को डिस्कस कीजिए. देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज़ अबाउट द क्रिटिसिज्म, कि आपके पास एक्सेप्शंस इन चीज़ों की क्या है. सो एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं आपके पास. यू कैन स्टार्ट विद द मल्टीफैक्टोरल जीन्स या फिर मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस, जिसके जैसे आपके पास हाइट है, दिस इज़ द कंटिन्यूअस ट्रेट एज वेल एज मल्टीफैक्टोरल. ठीक है. इन्वायरमेंट भी रोल प्ले कर रहा होता है. आपकी जो है वो आपकी जेनेटिक्स भी इसके अंदर ही रोल जो है वो प्ले कर रही होती है. ठीक है.
उसी के साथ आपके पास जो है एपिजेनेटिक्स है, ठीक है, सुपर जीन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो है वो आपके पास फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। सुपर जीन एक क्रिटिसिज्म है आपके पास, जो आपके पास जो मेंडलियन प्रिंसिपल्स हैं, अगर हाँ मेंडलियन प्रिंसिपल का आप क्रक्स ऊपर बताना चाहते हो, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन राइट, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट उसको नीचे नहीं लिखना है, उसको इंट्रोडक्शन के बाद में ही लिखना है, ठीक है। हल्का सा जो है वो ब्रीफली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, उन प्रिंसिपल्स को आप लिख सकते हैं। देन आप क्रिटिसिज्म कर दीजिए, मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट, एपिजेनिक्स वगैरह बाद में जो चीज़ें आप लिखना चाहते हो वो बाद में आप लिख सकते हो उन चीज़ों को, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मल्टी फैक्टोरल इनहेरिटेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के साथ जो है वो सुपर जीन्स वगैरह ये सारी जो है वो चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आप जो है यू कैन कंक्लूड कि आपके पास जो मेंडलियन प्रिंसिपल्स हैं उनका एप्लीकेशन बहुत है मैन के अंदर, खास करके जो है वो लीथल और सब लीथल जीन्स को डायग्नोज करने में, और जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर बहुत है। बट इंसान को जो है वो सिर्फ मेंडलियन प्रिंसिपल के साथ जो है समझाया नहीं जा सकता, सो वी नीड मोर रिसर्च ऑन दिस। तो इंसान की जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर हमें और रिसर्च की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, इस तरह से चीज़ को, इस सवाल को जो है वो आपको लिखना है। देन आगे बढ़ते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्विन मेथड इन द ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर ट्विन मेथड के ऊपर आपने जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। सो पहले ट्विन मेथड को आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि ट्विन मेथड होता क्या है। सो ट्विन मेथड के अंदर बेसिकली दो चीज़ें की जाती हैं। पहला स्टेप होता है डायग्नोसिस, द डायग्नोसिस ऑफ ट्विन, कि ये ट्विन जो है वो आपके पास आइडेंटिकल ट्विन्स हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। तो पहले तो उसका डायग्नोज किया जाता है कि कौन से ट्विन्स आपके पास, आपकी जो है वो बर्थ किन ट्विन्स का हुआ है, ठीक है। उसके अलग अलग मेथड्स हैं। देन उसके बाद जो है वो जो मेथडोलॉजी है, जो कि आपके पास इन्वायरमेंट वर्सेस जेनेटिक्स डिबेट को, या फिर इसी डिबेट को हम कहते हैं नेचर नर्चर डिबेट को जो है वो सिंथेसाइज करती है। दो मेथड्स हैं उसके अंदर, या फिर दो सब पार्ट्स के अंदर आप उन मेथड्स को डिवाइड कर सकते हो। वन इज द कॉन्कॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस स्टडीज, अदर इज द इनहेरिटेबिलिटी स्टडीज और द रीयरिंग स्टडीज, ठीक है, जिसके अंदर इनहेरिटेबिलिटी एस्टीमेट्स लगाए जाते हैं। कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस ये डिस्क्रीट ट्रेट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इनहेरिटेबिलिटी स्टडीज़ या फिर रियरिंग स्टडीज़ दे आर यूज्ड इन दी कंटिन्यूस ट्रेट्स, उनको कंटिन्यूस ट्रेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से पहले आपने देख लिया कि ब्रेनस्टॉर्म क्या करना है बॉडी के अंदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी भाई। देन उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की, देन बॉडी की, देन आपके पास कंक्लूजन की। इंट्रोडक्शन के अंदर जो बॉडी का क्रक्स आपके पास आने वाला है वो आप लिख सकते हो, बिकॉज द डायरेक्टिव इज़ वेरी सिंपल, राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। डायरेक्टिव बहुत सिंपल है आपके पास। तो बेसिकली जो बॉडी का ब्रेनस्टॉर्म करके आपने सारा जो मटेरियल इकट्ठा किया अपने ब्रेन के अंदर, उसका आप जो है वो क्रक्स लिख दीजिए इसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो है इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन राइट कि इन द ट्विन स्टडी मेथड्स वी डायग्नोज एंड देन ट्राई टू सॉल्व विद दैट डायग्नोसिस, वी ट्राई टू सॉल्व द नेचर नर्चर डिबेट, ठीक है। पहले हम ट्विन्स को डायग्नोज करते हैं कि कौन से ट्विन्स निकल के सामने आए हैं, फिर उसके बाद हम नेचर नर्चर डिबेट को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग जो आपके पास ह्यूमन ट्रेड्स हैं, उसके अंदर नेचर का कितना कंट्रीब्यूशन है और नर्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विद दिस यू कैन कंक्लूड कि आपने जो है ये भी लिख दिया कि पहला स्टेप जो है इट इज़ डायग्नोसिस, द सेकंड स्टेप इट इज़ अबाउट द डिबेट और द नेचर नर्चर डिबेट, जिसके अंदर हर एक ट्रेट को लिया जाता है और उस ट्रेट को देखा जाता है कि उसके अंदर एनवायरनमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है वर्सेस उसके अंदर जो है वो जेनेटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से इस चीज़ को देखा जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। देन उसके बाद जो है बॉडी पार्ट शुरू हो जाता है। हाँ, डेवनपोर्ट वगैरह का नाम इसके अंदर लिखना चाहते हो यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डेवनपोर्ट का नाम
इफ़ यू वांट टू राइट कि उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया वगैरह तो लिख सकते हो, बट इंट्रोडक्शन को जितना हो सके उतना छोटा रखिए, ठीक है। उतना ही जो है वो इंट्रोडक्शन आपका इफेक्टिव बन जाता है। एक तो टाइम कम लगता है उसमें, दूसरा उसमें ऑब्जेक्टिविटी झलकना शुरू हो जाती है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द बॉडी पार्ट, फिर उसके बाद आप बॉडी पार्ट शुरू कर दीजिए। बॉडी पार्ट में अगेन जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, पहले जो है पहला स्टेप आता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस के अंदर आप अलग अलग जो मेथड्स हैं वो लगाते हो। सो यू हैव द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसी के साथ जो है वो सिमिलैरिटी मेथड है, डर्मोग्राफिक्स है, जेनेटिक मार्कर्स आप यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायग्नोसिस के अंदर यूज़ होती हैं। देन उसके बाद आपके पास जो है वो इनहेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स, या फिर इसकी बारी आती है दूसरे नंबर वाली, जिसमें हम नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर पहला जो आपके पास मेथड है दैट इज़ अबाउट द कॉन्कॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस को जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है? उन ट्रेड्स के अंदर यूज़ किया जाता है दैट आर डिस्क्रीट काइंड ऑफ ट्रेड्स। डिस्क्रीट काइंड ऑफ ट्रेड्स का मतलब क्या है? यहाँ आपको होगा या आपको नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, ठीक है, तो डायबिटीज़ या तो आपको होगा या फिर आपको जो है वो नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ नोन एज दी कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस। तो आपके पास जो है इसके अंदर जो इनहेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स किए जाते हैं उसका फार्मूला क्या है? भाई फार्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। द फार्मूला इज मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस माइनस द डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस ओवर 100 माइनस डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस, ठीक है। सो इस चीज़ को जो है इस तरह से हम लिखते हैं, दिस इज़ दी हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का इनहेरिटेबिलिटी एस्टिमेट जो है वो आपके पास मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस जो है डायबिटीज़ का वो कितना मिलता है 65%, और आपके पास जो है वो जो डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस है वो मिलता है अबाउट 18%, ठीक है। तो इवेंचुअली आपके पास जो है इससे हम इनहेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट। तो निकालने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना भी इंफॉर्मेशन दे दोगे दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। सिमिलरली हम सिटिंग अप वॉकिंग वगैरह की जो है वो भी देखते हैं। जैसे सिटिंग अप का जो मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस होता है इट इज़ अबाउट 82%, और जो आपके पास जो डिस्कॉर्डेंस होता है डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस होता है सॉरी, दैट इज़ अबाउट 70%। तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ से हमें पता चल जाती हैं, और जो आपके पास है इनहेरिटेबिलिटी एस्टीमेट आता है इट इज़ अबाउट 25%, ठीक है। तकरीबन आपके पास 25% आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25% तक है वो नेचर 25% तक जो है वो नेचर आपको बता रही है या फिर नेचर अफेक्ट कर रही है इस ट्रेड को 25% तक। 75% जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मतलब इस तरह से जो है वो आपको एक एग्जाम्पल देके केस स्टडी देके समझा देना है, ठीक है। अब ये तो बात हुई थी डिस्क्रीट ट्रेड्स की, देन आगे आते हैं कंटिन्यूस ट्रेड्स। फिर आपके पास जो है वो कंटिन्यूस ट्रेड्स की बारी आती है। जो कंटिन्यूस ट्रेड्स हैं दे आर फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द रीयरिंग स्टडीज़, ठीक है। रीयरिंग स्टडीज़ जो हैं वो इसके अंदर परफॉर्म की जाती हैं, और उसके अंदर इनहेरिटेबिलिटी एस्टीमेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं। उसका जो फार्मूला है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास जो है वेरिएंस ऑफ द डायजाइगोटिक माइनस द वेरिएंस ऑफ द मोनोजाइगोटिक ओवर द वेरिएंस इन द डायजाइगोटिक। वेरिएंस का मतलब कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है, अंडर द रूट। तो दिस इज़ दी फार्मूला, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। सो ये जो है वो हम कंटिन्यूस ट्रेड्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो दोनों चीज़ों को आपको लिखना है। भाई ये फार्मूले जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो पहला है उसके अंदर भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दे के समझाना चाहते हो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं भी समझाना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। देन आप जो है वो कंक्लूड करोगे कि इस तरह से जो कोड जो आपके पास ट्विन मेथड है वो आपको बताता है कि किस तरह से आपके पास जो है वो हाउ यू कैन सॉल्व द नेचर नर्चर डिबेट। ठीक है, दिस इज़ योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था कि अच्छा बेसिक 2 स्टेप्स क्या है, फिर बॉडी के अंदर उन दोनों स्टेप्स को खोल दिया। खोला कैसे? पहले स्टेप को लिखा और उस स्टेप के अंदर अलग अलग जो टेक्निक्स थी उनको लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप को खोला, दूसरे स्टेप के अंदर हमने डिबेट के बारे में बात करनी थी, तो डिबेट में आपके पास 2 जो टेक्निक्स हैं उनको खोल दिया। ठीक है, डिस्क्रीट ट्रेड्स के लिए अलग है आपके पास जो है वो कंटिन्यूस ट्रेड्स के लिए अलग है। कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस के अंदर किस तरह से काम करना है उसका फार्मूला लिख दिया आपने। फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर किस तरह से करना है, कंटिन्यूस ट्रेड्स के अंदर जो है वो आपके पास किस तरह से होना है काम, वो जो है वो आपने अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को समझा दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, तो आपने अलग अलग जो मेथड्स हैं वो आपने जो है वो लिखने हैं कि जेनेटिक स्टडी के अंदर इंसान की जो जेनेटिक आपने स्टडी करनी है तो उसके अंदर अलग अलग मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली अगेन यू विल डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स। पहले आप जो है वो इंट्रो करोगे, देन आप जो है वो इसकी बॉडी का पार्ट बनाओगे, देन जो है वो यू विल कंक्लूड इट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन सिंपल डायरेक्टिव है आपके पास, ब्रीफली डिस्क्राइब, सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है आपने। ठीक है, द वेरियस मेथड्स, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ब्रीफली जो है वो आप मेथड्स को लिख सकते हो। सो द मेथड्स दैट आर यूज्ड for the study of the genetic study of the man, it is the twin studies, co-twin studies। ठीक है, इसी के साथ और आपके पास जो है देर आर और अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं, जैसे आपके पास जो है वो बायोकेमिकल मेथड्स हो गए, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हो गए, साइटोजेनेटिक स्टडीज़ हो गई। सो दीज आर द मेथड्स। ठीक है, अगर एक आध रह गया हो तो आप जो है वो यू कैन ऐड विद दैट। ठीक है, अब बॉडी के अंदर सबसे पहले आया है ट्विन स्टडीज़, इनको आप लिखिए कि ट्विन स्टडीज़ के अंदर अगेन दोनों तरह के मेथड्स, पहला जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है, दूसरा जो है वो आपके पास क्या किया जाता है, जो इनहेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स किए जाते हैं। आपके पास डिस्क्रीट ट्रेड्स के लिए अलग है और आपके पास जो है वो कंटिन्यूस ट्रेड्स के लिए अलग है। तो पीछे करके देख लीजिएगा, उसके जो आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है दैट आर इम्पॉर्टेंट, दोनों के मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो आपके पास लिखने, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है कोटविन मेथड की। कोटविन मेथड्स के अंदर बेसिकली हम वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो लिखना आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस यू कैन राइट अबाउट द केस स्टडीज़ ऑल्सो, केस स्टडी लिख सकते हो जो शिकागो स्कूल वाली केस स्टडी है, दैट यू कैन राइट हेयर। फिर उसके बाद बात आती है बायोकेमिकल मेथड की। बायोकेमिकल मेथड के अंदर अगेन हाँ एक मेथड और रह गया था, फॉस्टर चाइल्ड मेथड। ठीक है, दैट यू कैन ऐड ऑल्सो। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है बायोकेमिकल मेथड्स की। बायोकेमिकल मेथड्स के अंदर अगेन यू हैव टू राइट द डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग जो आपके पास टेक्निक्स हैं उनको आपको लिखना है। जैसे आपके पास जेल फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। ठीक है, आपके पास जो है यू हैव द SDG पेज मेथड आ गया। ठीक है, और ये टेक्निक्स आ गई, तो इन टेक्निक्स का लिखना जो है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपके पास जो है यू हैव द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स के अंदर अगेन आपके पास जो है लीज़ा आ जाएगा, इनको लिखना इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास जो है यू हैव टू राइट अबाउट द फ्लोरोसेंस मेथड, इम्यूनोफ्लोरोसेंस मेथड, इसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास साइटोजेनेटिक मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रायोटाइप एनालिसिस वगैरह आ जाता है। क्रायोटाइप एनालिसिस के अंदर अगेन जो आपके पास स्टेन्स हैं उनके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है, जिम्सा के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है, कुनक्लिन के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे के सारे जो स्टेन्स हैं, जो सारी की सारी डाइज हैं, उनके बारे में आपको उन
मेथड्स के बारे में या टेक्निक्स के बारे में आपके पास जो है वो जी बेंडिंग के बारे में, रिवर्स बेंडिंग के बारे में, सो कैसे कैसे विच आर द स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन जी मेथड, रिवर्स बेंडिंग, कम से कम एक आध के बारे में आप लिख देना, ठीक है। फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ थी, फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ के अंदर वही पुअर होम, मिडिल होम, गुड होम वाले जो आप करते हो केस स्टडीज़, वो वाली जो है वो आपने केस स्टडीज़ लिखनी है, ठीक है। सो ब्रीफली डिस्क्राइब इस तरह से आप करोगे, यानी कि ऑब्जेक्टिवली मुद्दे की बात करके जो है वो आपको चीज़ों को समझा देना है। देन उसके बाद जो है वो आपको कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन अगेन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर नर्चर डिबेट, कि नेचर नर्चर डिबेट इनके बारे में जो है वो क्या बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो किस तरह से आप इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन डिसाइफर दी नेचर नर्चर डिबेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ों को आप लिख सकते हो। अगर हाँ, कई बच्चे जो है वो काफ़ी क्लासिकल स्टडीज़ के बारे में नीचे लिखते हैं अबाउट दी सिजोफ्रेनिक स्टडीज़, सिजोफ्रेनिक स्टडीज़ के बारे में लिखते हैं कि हमने ये सारे मेथड यूज़ किए थे सिजोफ्रेनिया को देखने के लिए कि सिजोफ्रेनिया क्या इनहेरिटेबल है या फिर ये जो है मतलब इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द इकोलॉजी, या इकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सिजोफ्रेनिया के अंदर हमने ये पाया था इन सारे मेथड्स को यूज़ करके कि अगर मदर से हम जो है वो एक दो दिन के अंदर अंदर बच्चे को जो है वो मदर से जो कि सिजोफ्रेनिक है उससे हम अलग कर लें, यानी कि उसका एनवायरनमेंट अलग कर लें, तो हम बच्चे को सिजोफ्रेनिक होने से बचा सकते हैं। पहले हम ये सोचा करते थे कि आपके पास अगर जो मदर है सिजोफ्रेनिक तो बच्चा हमेशा सिजोफ्रेनिक होगा, लेकिन बट वी कैन reduce the chances by 90%, ठीक है। सो दिस वाज अ स्टडी ऑन सिजोफ्रेनिया दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल मेथड्स, ठीक है। खैर बायोकेमिकल एंड साइटोजेनेटिक मेथड्स ऑब्वियसली दे वर नॉट डन, वो नहीं किए गए थे। कोटविन ट्विन मेथड्स एंड फॉस्टर स्टडीज वर डन ऑन दैट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है इसके अंदर, ओके। बाकी जो भी आप एडिशंस करना चाहते हो, कहीं पे सिग्निफिकेंस लिखना चाहते हो, दैट यू कैन राइट इन वीडियोस के अंदर। बेसिकली जो बेयर मिनिमम है जो आपको लिखना है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सो दिस इज ऑल you have to do, okay. So I hope this video it was worth watching. Thank you very much.